सो हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और रेडी हो जाओ। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर की सिंपली अपना एटम होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो इससे थोड़ा पढ़ने से पहले मैं आपको जो बता दूं, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम था जे थॉमसन और दूसरे थे हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, जे थॉमसन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दोनों ने मिलकर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर सिंपल भाषा में कहें तो मॉडल ऑफ एटम दिया था। ठीक है, मॉडल ऑफ एटम्स। अगर मैं सिंपली कहूं तो एटम्स जो होते हैं आपके, वो ना बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ पार्टिकल आपने सुने भी होंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है अपना प्रोटॉन, इसके बारे में तुमने सुना होगा। फिर होता है न्यूट्रॉन, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। यानी कि जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन दोनों ने मिलकर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि मॉडल ऑफ एटम दिया था। ठीक है, एटम सिंपली क्या होता है, कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसी में मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपने सुने हैं। इनके अलावा भी एटम के और सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है, जिनको आप दे सकते हो नाम एंटी प्रोटॉन का। एंटी प्रोटॉन एक पार्टिकल होता है। इसके अलावा न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है जिससे एटम मिलकर बना हो सकता है। पॉजिट्रॉन होता है जो कि एटम को बनाने में मदद करता है। ये सारे कंपोनेंट है पार्टिकल्स के। ठीक है, सॉरी, एटम के कंपोनेंट है। इसके अलावा पाई, इसके आप ये कह सकते हो म्यूजोन, म्यूजोन भी पार्टिकल होता है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो म्यूजोन के अलावा म्यू, म्यू भी पार्टिकल होता है। ठीक है ना, ये सारे पार्टिकल होते हैं। इसमें से ये वाले जो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो एटम को बनाते हैं, इनको बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ये। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब होता है जो बेसिक इसके पार्टिकल होते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेंगे। और ये जो बचे हुए पार्टिकल होंगे, ये नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। समझ रहे हो ना, फंडामेंटल्स और नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। आ गया समझ में। तो ये आपके पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बेसिक इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन तीन पार्टिकल को लेकर ही डिस्कस करेंगे। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। समझ में आ गया। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कंपोजिशन ऑफ एटम क्या होता है, एटम किन किन से मिलकर बना होता है, तो आप सिंपली उनको जवाब दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम को बनाने में मदद करते हैं, जिनसे एटम बना होता है। एंड ये भी एटम के कंपोनेंट होते हैं जिनको आप एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, म्यूजॉन और म्यू के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। ये सारे पार्टिकल होते हैं, ये नॉन फंडामेंटल होंगे और ये होंगे आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर है इतना। अब हम वन बाय वन पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो हटा रहा हूं मैं इसे यहां से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, वैसे जो हमारे साइंटिस्ट है रदरफोर्ड और जे थॉमसन, इनके मॉडल को भी चर्चा में लेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली मैं कहना चाहूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का असली मकसद क्या है, ये आपको एटम की डीप स्टडी करके बता देगा। जितने भी सब्सटेंस इस संसार के अंदर प्रेजेंट है, सारे किसी ना किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो सब्सटेंस जिन पार्टिकल से मिलकर बनने के बाद स्टेबल हैं, वो क्यों स्टेबल है, क्योंकि जिनसे बने हुए हैं जो एटम है वो स्टेबल है, इसलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी पहला पॉइंट आता है आपका, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर आप कहें तो इसके बारे में सबसे पहले स्टडी करने के लिए हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे जे थॉमसन, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताना शुरू किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, एक सिंपली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। एक इस प्रकार की एक ट्यूब ली गई थी। ठीक है, और इस ट्यूब में दोनों साइड मेटल की इलेक्ट्रोड लगा रखी थी। समझ रहे हो ना, एक इस टाइप की एक ट्यूब ली गई थी और दोनों साइड एक मेटल की बनी हुई इसमें इलेक्ट्रोड लगा रखी थी। ठीक है, और यहां पर इसमें वोल्टेज अप्लाई की गई थी यहां पर। और ये जो वोल्टेज अप्लाई की गई थी ये 10,000 वोल्ट तक की थी, यानी कि बहुत हाई वोल्टेज थी ये, मतलब बहुत हाई वोल्टेज इस पे अप्लाई की गई थी।
यहां से करंट स्टार्ट हुआ था ऐसे, और ये जो यहां पे ट्यूब ले रखी है, इस ट्यूब को भी नाम देंगे, धीरे धीरे के सब कुछ बताऊंगा। इसी के साइड में एक और ट्यूब लगी हुई है यहाँ पे, इस तरीके से कह सकते हो आप। इस ट्यूब में यहां पे लगा रखी होती थी स्टॉप कॉक, ठीक है, ये वैक्यूम प्रोवाइड करने में इसकी मदद करती थी, ठीक है ना। इस ट्यूब को, जिसके अंदर आपने मेटल की दो रोड ले रखी हैं, जो मेटल की दो छड़ लगा रखी हैं, इस ट्यूब का एक और नाम रखते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते थे इस ट्यूब को? डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता था। अभी आपको शायद सब कुछ नया लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हाई वोल्टेज यहां से सप्लाई की जाती है, ऐसे इसमें पहुंचती है, तो ये परफोरेटेड ट्यूब होती थी, जिसमें यहां से रेज निकलनी शुरू हो जाती थी। क्या हो जाती थी? रे निकलनी स्टार्ट हो जाती थी। सिंपली कई बुक बोलती है कि ये इनविजिबल रेज है, और कई बुक में आपको दिखने को मिलेगा कि ये ब्लू रेज है, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। ब्लू रेज यहां से निकलनी शुरू होती थी, और इन ब्लू रेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इन्हीं रेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर ये सब स्टडी करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे बता सकता हूं कि इनके द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। समझ में आ गया? तो अभी सिंपली एक्सपेरिमेंट, एक डिस्चार्ज ट्यूब, जहां पर एक रोड लगा रखी है, दो रोड लगा रखी है मेटल की, यहां से करंट जाएगा और यहां से रेडिएशन निकलनी शुरू हो जाएगी, रे निकलनी शुरू हो जाएगी, जिसे आप नाम दोगे इनविजिबल रे का या ब्लू रे का नाम दोगे। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट रे इसका नाम होगा कैथोड रे। क्या नाम होगा? कैथोड रेज। अच्छा, क्यों बोला कैथोड रे? क्योंकि ये जो मेटल की बनी हुई रोड थी, ये आपकी नेगेटिव रोड थी। कौन सी थी? नेगेटिव रोड। और हमारी साइंस ऑलवेज नेगेटिव रोड को कैथोड बोलती है। क्या बोलती है? कैथोड। और जो ये इस साइड पे रोड लगी हुई थी, ये पॉजिटिव रोड थी, जिसको हमारी साइंस ऑलवेज क्या बोलती है? एनोड। ठीक है ना। ये जो एनोड रोड यहां पर ले रखी है और जो कैथोड ले रखी है, ये परफोरेटेड ट्यूब, परफोरेटेड है। क्या है ये? परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है इनमें छेद होते हैं थोड़े थोड़े। समझ में आया ना? होल होते हैं, और ये होल का काम क्या होता है? होल होता है इनमें प्रेजेंट। होल का काम ये होता है कि ये जो रोड यहां पर लगा रखी होती है, ये वाली, इस रोड में जैसे ये रेडिएशन निकल के आ रही होती है, इस रोड से जैसे ये पास आउट होती है, यहां से इस रोड से जैसे यहां पास आउट होती है, यहां पर लगा रखी होती है एक स्क्रीन। क्या लगा रखी होती है? यहां पे स्क्रीन लगा रखी होती है। अच्छा, ये जो स्क्रीन लगा रखी होती है, ये ZnS की बनी होती है, जिंक सल्फाइड की बनी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब ये फ्लोरोसेंट क्या होता है सर? ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। अच्छा, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है? इस पे जब ये रे जाकर के टकराएगी तो यहां पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्लैश ऑन हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जैसे आप फोन से अपने फोटोज खींचते हो तो उसमें फ्लैश लाइट टक देने से ऑन होती है ना, वही सब कुछ, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया ना? तो यानी कि यहां से रे निकलेगी, जाकर के टकराएगी और फ्लैश ऑन हो जाएगी। इसका मतलब इस रेडिएशन में पार्टिकल्स भर भर के हैं, और ये जो रे है, इसके अंदर जो पार्टिकल भरे हुए हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। अच्छा, मैं कैसे कंफर्म हो रहा हूं कि नेगेटिव पार्टिकल है? क्योंकि ये रे एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। एनोड बोले तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और हमें पता है कोई चीज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है तो सिंपल साधारण रीजन होता है कि वो नेगेटिव है। समझ रहे हो मेरी बात को? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, जिसके अंदर दो मेटल की रोड लगा रखी है, हाई वोल्टेज अप्लाई की गई है, यहां से ब्लू रे निकलनी शुरू हुई, अट्रैक्ट हुई यहां पर। पता कैसे चला? अगर इनविजिबल है तो पता ऐसे चला, ये रे जब यहां जाकर के टकराई तो फ्लैश ऑफ लाइट ऑन हुई। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना सभी को? तो यहां पर ये सिस्टम इसका देखने को मिला। तो अब यहां से क्लियर हो चुका था कि कैथोड रे क्या होती है। तो अब मैं लिखना चाहूं, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर मैं प्रॉपर्टीज लिखना चाहूं किसकी? कैथोड रे की। जो ऑब्जर्व हो रही है यहां पर, जो हमें दिख रही है, उसकी मैं प्रॉपर्टीज लिखना चाहूं तो ये हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्लियर हुआ? इसकी कंस्ट्रक्शन में तुम्हें यही लिखना होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन में इसके PDF नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्दी ही, लेकिन आपको सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में क्या लिखोगे? इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव कैथोड रोड। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम कैथोड रोड्स। नंबर 2, इट इज
सॉरी, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। और नंबर 2 इसकी सबसे खतरनाक बात आपको देखने को मिल जाएगी कि अगर मैं यहां पर छोटे छोटे पैडल लगा देता हूं इसके रास्ते में, मान लो मैं यहां पर छोटे छोटे पैडल लगा दूं इसके रास्ते में, तो ये जो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, अगर ये लाइन, ये रे स्ट्रेट पाथ पे, ये जो इसके रास्ते में मिल गए पैडल, इन पे टकराएगी, तो टकराते ही ये जो पैडल होंगे घूमने लग जाएंगे। तो इट इज ऑल्सो हैव मैकेनिकल वर्क एज इट कैन रिवॉल्व द पैडल्स। समझ में आ गया? तो इसका एक मैकेनिकल वर्क भी होता है। इट हैज ऑल्सो मैकेनिकल नेचर, ठीक है ना, मैकेनिकल नेचर, इसका मैकेनिकल नेचर भी होता है। नंबर 4 में आप ये लिख सकते हो इसके बारे में, नंबर 4 में आप इट हैज ए मैकेनिकल नेचर, इसके बाद आप इसके बारे में और क्या लिख सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, इट डज नॉट डिपेंड, ये लिख दो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ, देखना दिख रहा है बोर्ड यहां पे नीचे जो मैं लिख रहा हूं, पॉइंट दिख रहे हैं, सारे पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाला, ये नेचर ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। शायद ये नीचे वाले नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको प्रोनाउंस कर देता हूं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपको ये कुछ बातें हैं जो ये लिखनी है, जो इसके बारे में जाननी है। सामने से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद आप इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं कि ये अगर मान लो यहां पर मेटल की कोई शीट लगा दी जाती है, मान लो इसमें कोई मेटल की शीट लगा दूं तो ये इसमें पेनिट्रेट भी हो सकती है, ठीक है ना, ये उसके अंदर पेनिट्रेट भी हो सकती है। हटा दे रहा हूं इसको यहां से, ये लो, इतना क्लियर है सबको, आ गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सो इसके बाद के वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में लिखूं तो कमी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 5वीं बात इसके लिए आप ये लिख सकते हो, इट कैन पेनिट्रेट इन द मेटल शीट, मेटल शीट में पेनिट्रेट हो सकते हैं, पेनिट्रेट का मतलब होता है धंस सकती है उसमें। नंबर 6 इसकी इंपॉर्टेंट बात जो होती है, चार्ज, जो ये वाली जो लाइन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कही जा सकती है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज पार्टिकल्स, कैथोड रे पार्टिकल्स इज सेम एज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये लाइन शायद आपको समझ नहीं आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इस चार्ज और इस मास का आप रेशियो निकालिए, जैसा कि जे थॉमसन ने भी किया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज से लेकर के इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रेशियो जो निकाला, जो वैल्यू आई इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास रेशियो की, वही वैल्यू आई जो इस नेगेटिव रे के पार्टिकल्स थे, उनके ऊपर जो चार्ज था, उनका जो मास था, उनका चार्ज टू मास रेशियो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो सेम आया। इसी वजह से इन्होंने कहा कि कैथोड रे जो होती है, जिन नेगेटिव पार्टिकल्स को अपने पास रखती है, वो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गया ना? क्योंकि जो चार्ज टू मास रेशियो एक इलेक्ट्रॉन का आता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो आता है नेगेटिव पार्टिकल का, वही कैथोड रे में जो पार्टिकल्स थे मौजूद, उनका भी यही आया। तो क्लियर क्या हो गया कि यहीं से बात आगे समझ में कि चार्ज टू मास रेशियो कैथोड का, कैथोड रे के पार्टिकल का और इलेक्ट्रॉन का सेम है। सो इससे क्लियर हो गया कि क्या चार्ज कैथोड रे के अंदर नेगेटिवली पार्टिकल्स जो हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया। ये लास्ट वाला पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द केमिस्ट्री, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी, अगर आप इतना ही, अभी और मत जाइए, इतना ही रखें, इसके बारे में हटा देते हैं, क्लियर करें इसको, हटा रहा हूं यहां से। अब चार्ज जो था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इससे डिस्कवरी, ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यही थी।
इस चीज को याद रखना आप। नेक्स्ट आता है आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये सबसे पहले एक यूएसए के साइंटिस्ट थे आर ए मिलिकन। क्या नाम था इनका? आर ए मिलिकन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है शायद। आर ए मिलिकन, इसने बताया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बताया था इसके बारे में, जो कि चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। आ गया होगा समझ में? क्लियर हुआ ना? तो ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले आर ए मिलिकन ने बताया था, जो कि यूएसए के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। मेरे ख्याल से तुम्हें आ गई ये बात समझ में। तो चार्ज टू मास रेशियो मैंने तुम्हें बता ही दिया, और यहां से आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होती है। डन है? एज सिंपल, जितना सिंपल हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी वही था, सेम एज इट इज। अब जो प्रोटॉन की डिस्कवरी के श्रेय जाता है वो जाता है आपका गोल्डस्टीन को। किसको जाता है? गोल्डस्टीन को। लेकिन आपकी गूगल करके अगर आप देखोगे इसे, तो ये क्लियरली बताता है कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन कई बुक्स हैं जो गोल्डस्टीन का नाम लेती हैं। इनिशियली अगर हम बात करें तो गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने ही प्रोटॉन की सबसे पहले डिस्कवरी की थी। ठीक है? और उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया था जो जे थॉमसन ने किया था। तो वही आपकी बात यहां पर देखने को मिल जाएगी आपको कि ये आपने ले लिया, ठीक है, यहां पर ये वही है, कैथोड रे ले ली, कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब वही ले रखी है। इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अब जो है ये वही हाई वोल्टेज फिर से सप्लाई करेगा यहां से, ये वही आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहां पर जो साइड में एक ट्यूब लगाई रखी थी हमने, जिसको स्टॉप कॉक से वैक्यूम प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है ना, इसको वैक्यूम दे रही थी यहां से। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक पॉइंट वहां पर लिखा था जो अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो पॉइंट है उसके कुछ वो जो एक बार रिवाइज कर लीजिए, जब तक मैं यहाँ पे डायग्राम के बारे में डिस्कस करता हूं। 5 मिनट देता हूं आपको, कर लीजिए रिवाइज, पॉज कीजिए, रिवाइज कीजिए। अच्छा कर लिया, चलो ठीक है। अब देखो यहां से, अब इसमें क्या था, अब इसमें यह था कि अगर आप देखते हो तो जैसे यहां से करंट सप्लाई होता है और ये जाएगा, अब इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहां से तो रेडिएशन निकल ही रही थी जो कि कैथोड रे थी। अभी अभी बताया हमने कि नेगेटिव रोड जो होती है जिसको आप क्या बोलते हो, कैथोड, और जो पॉजिटिव रोड होती है जिसको आप क्या बोलते हो, एनोड। दोनों साइड से, इस साइड से जो रेडिएशन निकल रही है, यहां पर आप ले लेते गैस के मॉलिक्यूल्स। यहां पे जितनी आप जो गैस को बदलते रहोगे वैसे वैसे यहां पर चार्ज भी बदलता रहेगा। क्या कहना चाहता हूं सुनो, यहां देखो ये सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब इनमें से रेडिएशन पास होती है ऐसे, जब इनसे रेडिएशन पास होती है तो ये चार्ज हो जाते हैं। चार्ज का मतलब इनके ये कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ये? पॉजिटिव में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत होती है। ये जो कैथोड रे होती है पूरी स्पीड के साथ ट्रेवल करती है ना स्ट्रेट पाथ में, तो इस वजह से ये पॉजिटिव गेन कर जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार पॉजिटिव गेन कर जाते हैं, और जैसे ये पॉजिटिव गेन करते हैं तो इस तरीके से सारे पॉजिटिव हो गए, और जैसे ये गेन करेंगे सारे ट्रैवल करने लगेंगे किसकी तरफ? नेगेटिव पार्ट की तरफ। किसकी तरफ ट्रैवल करने लगेंगे? सारे के सारे नेगेटिव पार्ट की तरफ। और इस रे को, जैसे पिछली वाली रे को हमने कैथोड रे बोला था, ये रे कहलाएगी आपकी एनोड रे नंबर 1, और दूसरा इसी का नाम रखते हैं कैनल रे। क्या रखते हैं? कैनल रे, ठीक है। ये डिपेंड करेगी गैस के ऊपर कि आपने कौन सी गैस ली है। कहा जाता है कि हाइड्रोजन गैस अगर आप लेते हो और हाइड्रोजन गैस लेते हो तो सबसे अच्छा जो चार्ज होता है इसी में देखने को मिलता है, यानी कि सबसे हाई चार्ज इसी में देखने को मिलता है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस इसके अंदर ले रखी है यहां पे H2 गैस, ठीक है ना। H2 गैस के मॉलिक्यूल इस तरफ ट्रेवल करते हैं
और हाइड्रोजन गैस के जो आयंस होते हैं, हाइड्रोजन गैस आयंस, इन्हीं को क्या बोलना शुरू कर दिया गया? प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन गैस आयंस या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव आयंस। हाइड्रोजन गैस आयन या पॉजिटिव आयंस, इन्हीं को क्या बोलते हैं? हमें प्रोटॉन का नाम देते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगी तुम्हें बात? डन है इतना? हाइड्रोजन गैस के आयंस या प्रोटॉन्स या फिर पॉजिटिव आयन, इन्हीं को बोलते हैं प्रोटॉन। ये डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने इसी ट्यूब से, सेम एज इट इज जिसके कैथोड रे के बारे में कुछ बातें आपने लिखी, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज क्या लिखोगे? Travel in state particle depend on material and positively charged and they deflected by external magnetic field and so on। देखिए यहां पे भी आप लिख सकते हो इसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनल रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनल रेज। सबसे पहले इसके बारे में आप ये लिख सकते हो, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ये भी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। नंबर 2 आप ये लिख सकते हो, इट इज पॉजिटिव चार्ज्ड स्ट्रीम, इट इज पॉजिटिवली स्ट्रीम पार्टिकल, ये लिख सकते हो। ऐसे अच्छा अगर आप लिख सकते हो particles it contain, या कैरी लिख लो यहां पे, it carry positively stream particles, पॉजिटिव पार्टिकल्स लिख लो, पॉजिटिव पार्टिकल्स ये लिख लो। चलो गंदी राइटिंग है ना। नंबर 3 इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल। जो मटेरियल आप लोगे, जैसे गैस के जो भी गैस आप डिस्चार्ज इस ट्यूब के अंदर लोगे, उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपके चार्ज आयन कैसे बनेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल ले रखे हैं, सपोज करो मैं हीलियम गैस के पार्टिकल ले लूं या फिर किसी और गैस के पार्टिकल ले लूं, वो भी ऐसे ही डेवलप हो जाएंगे चार्ज के अंदर। सो डिपेंड ऑन द मटेरियल। नंबर 4, इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये डिफ्लेक्ट की जा सकती है। इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ बातें थी जो हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानी। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सो सिंपल एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो सो सिंपल। ये डिपेंड करेगी मटेरियल पे। सबसे तगड़ा बेस इसका क्या होता है, ये डिपेंड करती है यहां से पॉजिटिव पार्टिकल्स की जो स्ट्रीम है वो बन के निकलते हैं इस तरीके से। ये डिपेंड करती है आपकी मटेरियल के ऊपर। इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हो कि इन्हें फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा जा सकता है, यानी कि अगर ये स्ट्रीम भी जा करके यहां पर एक ऐसी स्क्रीन लगा दूं मैं जिसपे जब ये जा करके टकराएगी तो टकराने के बाद क्या प्रेजेंट हो, क्या प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर भी प्रोड्यूस होगी फ्लैश ऑफ लाइट। समझ में आ गया ना? तो ये चीजें याद रखनी है। जैसे कैथोड रे यहां टकराई थी उसमें भी फ्लैश ऑफ लाइट हुई थी, ये यहां जाएगी तो इसमें भी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें आ गया। नंबर 3 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? सो ये बातें आपको क्लियर हो ही गई हैं। हटा दो इसे यहां से। क्लियर हो गया सारा? तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी। एंड थर्ड वन इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। थर्ड वन इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एक बार मार्कर को इंक पिला देते हैं थोड़ी सी, इसको भूख लग गई है, ठीक है ना? तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में जाओगे, ये जेम्स चैडविक ने की थी इसकी डिस्कवरी। सो जेम्स चैडविक, देखो जो वेरिएशन आ रही थी ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन,
अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको उसमें जैसे हमने पढ़ा, जो तुमने पढ़ी लिया होगा, कैथोड रे के जो पार्टिकल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जे थॉमसन के द्वारा, ये कौन सा चार्ज कैरी करेगा? कैरी द नेगेटिव चार्ज। ये कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। और वही जो आपने अभी अभी देखा, जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया है, जिसको आपने प्रोटॉन का नाम दिया है, प्रोटॉन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज। एक करेगा नेगेटिव चार्ज और एक करेगा पॉजिटिव। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये जीरो चार्ज कैरी करता है। यही वजह थी कि इसकी बहुत लेट डिस्कवरी हुई। नेगेटिव चार्ज, जीरो चार्ज है इसके ऊपर, तो इनको तो फाइंड आउट करना आसान था, क्योंकि जो एनोड रे थी, जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, मान लो यहां मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं इस तरीके से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पार्टिकल की रे है जिसे हमने एनोड रे बोला था, जो कि इस तरीके से चल रही है मजे से, ठीक है। तो ये तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस पॉजिटिव को देख करके इधर खिंच जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो मैं फिर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, ये लो, ये वही मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये जो रे चल रही है ये नेगेटिव पार्टिकल वाली रे है, जिसको हमने कैथोड रे का नाम दिया है। समझ रहे हो? ये नेगेटिव पार्टिकल वाली रे है, तो ये तो इससे खिंच जाएगी नीचे की तरफ। आया नहीं आया? तो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो ये तो डिफ्लेक्शन शो करेगी, या ऊपर और यहाँ पे नीचे अपोजिट चार्ज की तरफ। लेकिन एक न्यूट्रल रे अगर मैं लेके आऊं, मान लो ये न्यूट्रल चल रही है ऐसे, और इस रे को मैं कहीं पे लेके आऊं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इस पे तो चार्ज ही नहीं है, तो जीरो चार्ज है, तो सीधी निकल जाएगी। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, तो जीरो चार्ज होने की वजह से इसकी डिस्कवरी भी अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है 1932 में की गई। और जो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, उनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। इन्होंने किया था इसके डिस्कवरी। सबसे लेट डिस्कवरी न्यूट्रॉन की ही हुई थी। अच्छा, इन्होंने कैसे किया इसके बारे में वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। किसी भी एटम का अगर मास निकाला जाता है ना, किसी भी एटम का मास निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है किसके बेस पर? सम किया जाता है प्रोटॉन का प्लस सम किया जाता है न्यूट्रॉन का, ये निकाला जाता है। लेकिन इनिशियली ये कहा गया कि एटम का मास जो है वो प्रोटॉन से निकालने लग गए। किससे? प्रोटॉन से। जब भी एटम का मास प्रोटॉन की संख्या को देख करके निकालते, यानी कि प्रोटॉन्स के नंबर को देख करके निकालते, तो हमेशा डिफर करता, मतलब जितनी उम्मीद होती उससे ज्यादा निकल के आता। तो इसका मतलब अगर मान लो किसी ये कोई ए एटम है, इसके अंदर 4 प्रोटॉन है। कितने हैं? 4 प्रोटॉन। तो इसका मास कितना होना चाहिए? मास भी 4 होना चाहिए। लेकिन ये तो बढ़ के आया, ये आ गया, मान लो ये 4 आने की बजाय ये मास आ गया आपका मान लो 8। तो इन्होंने कहा भाई ये 8 जो मास आ रहा है ना एक्स्ट्रा, ये ड्यू टू द बिकॉज इसलिए है कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल, कोई और पार्टिकल हद है कि जरूर प्रेजेंट मिलेगा, तभी तो ये ज्यादा आ रहा है। नहीं तो 4 पे आकर के रुक जाता है, तो लेकिन ये तो ज्यादा आ रहा है। तो कंफर्म हो गया कि एक एक्स्ट्रा कोई ना कोई पार्टिकल की मौजूदगी यहां पर देखने को मिलेगी। जेम्स चैडविक को ये बात आभास हो चुकी थी, पता चल चुका था कि ऐसा कुछ है, और ये न्यूट्रल था, तो इसलिए इसकी डिस्कवरी भी लेट हुई। चार्ज होता कुछ तो डिस्कवरी भी जल्दी हो जाती, ये न्यूट्रल था ये। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया कि एक हल्का सा एक एटम ले लिया भारी, जिसके अंदर हीलियम कह सकते हो आप, हीलियम ले लो, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और ये मास नंबर इसका 4 होता है। इस पे एक एटम मारा दे करके, जिसे आप बेरिलियम का नाम दे सकते हो, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर होता है 4। ये शायद आपको ये नंबर दिक्कत दे रहे होंगे, नीचे वाले नंबर को भैया बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम मास नंबर। तो अभी कंफ्यूज ना हो आप, अभी मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही कराने वाला है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो इस हल्के एटम को, जिसको बेरिलियम का नाम दिया गया है, ये हल्का एटम, ये जैसे आप गोटियां खेलते थे ना बचपन में, फेंक फेंक के मारते थे, उस तरीके से ये बम्बार्ड करा दिया इसके ऊपर, ठीक है। क्या करा दिया इसने? बम्बार्ड करा दिया। जैसे इसने बम्बार्ड कराया, इसमें से ये आपका कन्वर्ट हो गया एक दूसरे एटम के अंदर, कह सकते हो आप कार्बन कह लो, चलो कार्बन के अंदर, और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल रिलीज हुआ। समझ में आई मेरी बात? साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल रिलीज हुआ, जिसको आपने न्यूट्रॉन का नाम दिया।
क्लियर हुआ ना। ये तो एक तरीके से वो बात होगी, 3D अगर होता ये तो मैं आपको और अच्छे से बताता कि मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल था, यहाँ पर आपने जैसे ही दे के मारा बाहर निकल गया एक और पार्टिकल। आया समझ में या नहीं आया? न्यूट्रॉन, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि इस प्रकार से आप मारिए दे करके एक बम्बार्ड करा दिया है, और बम्बार्ड कराने के बाद एक नया पार्टिकल वहां से एमिट होता है जिसको न्यूट्रॉन का नाम दे दिया जाता है। ये जेम्स चैडविक की डिस्कवरी थी, जिसके अंदर आपको क्लियरली बताया गया कि कैसे एक आप न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन तो आप ये लिख सकते हैं, इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, अनस्टेबल पार्टिकल। इसके बारे में प्रॉपर्टीज अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे सबसे पहले इट कैन बी एमिट और प्रोड्यूस बाय दिस डीके प्रोसेस। इस प्रोसेस को लिख दो, इस प्रोसेस के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये लिख सकते हो, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ डीके प्रोसेस एज फॉलो, जो कि नीचे दिया गया है एज फॉलोज, ऐसे करके दे सकते हो इसके बारे में। इसके बाद आप यही लिखोगे दूसरी लाइन में, यहां पे पॉइंट बना करके आपको यही लिखना है, प्रोटॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। प्रोटॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, सॉरी नॉट प्रोटॉन, क्या बोल रहे हो, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है। आगे होगी मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ में, इतना तो क्लियर है। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। हटा दो इसे। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पर जाने से पहले आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, इस चीज को आप पढ़ेंगे। तो यानी कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज मास ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे मैंने बताया था आपको, कूलम में अगर आप चार्ज बताते हो तो कितना होता है बताना, 1.6 माइनस में क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। मास अगर बोलूं तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, जो कि केजी में होगा, मास इन केजी 9.1 क्रॉस 10⁻31 केजी। ठीक है। अगर इसी का मास मैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में करूं, मास इन कंपैरिजन विद प्रोटॉन, मास इन कंपैरिजन विद प्रोटॉन, तो 1/837 पार्ट ऑफ प्रोटॉन। आ गया समझ में? ये तरीका है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखने का। तो नोट डाउन करो पहले इसके बारे में कि कैसे कैसे आप चार्ज के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, केजी में रिलेटिव टू मास एंड दिस इज द चार्ज ऑन द। इसके बाद आता है चार्ज, मास एंड वो नेक्स्ट हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, चार्ज ऑन द। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहे, और ये वीडियो देख करके ही नेक्स्ट पार्ट देखना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ये सीरीज आई होप कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, मगन रहे और सीखते रहे चीजों को। बाय बाय।